हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय वंश बत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 35 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। सेक्शन 35 की हेडिंग है इलेक्शन वन नेसेसरी। तो आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पे ना जाते हुए पहले हम इसका एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये इलस्ट्रेशन समझ लिया तो जो ये सेक्शन है बिल्कुल आसानी से समझ आएगा आपको, क्योंकि मैं कहूँगा ये थोड़ा सा जो है टिपिकल सेक्शन है। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी लंबा जो है सेक्शन है ये। तो पहले हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, फिर हम डायरेक्ट लैंग्वेज पर जाएंगे। ये इलस्ट्रेशन जो है जो ध्यान से समझिएगा आप, फिर जो ये सेक्शन है काफ़ी इजी लगेगा। उसके बाद जब हम डायरेक्ट लैंग्वेज पर जाएंगे तो इलस्ट्रेशन क्या कहता है। एक्स जो है वाई को 10 लाख रुपीज़ गिफ्ट करता है। एक्स जाता है वाई के पास एंड उसको कहता है ये लो 10 लाख रुपये। एंड इन दी सेम ट्रांजेक्शन आस्क वाई टू ट्रांसफर हिज हाउस टू जेड। एंड वो एक्स जो है ट्रांसफ़र तो करता है 10 लाख रुपये, गिफ्ट तो देता है वाई को 10 लाख रुपये। एंड उसी ट्रांजैक्शन में वो वाई से कहता है कि जो अपना हाउस है वो जेड को दे दो। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स ने 10 लाख रुपये दे दिए वाई को एंड ये कहा वाई को कि अपना हाउस जेड को दे दो। अब यहाँ पर वाई के पास चॉइस है। वाई जो है वाई के पास यहाँ पर चॉइस है कि वो 10 लाख रुपये ले भी सकता है एंड वो डिनाई भी कर सकता है, वो मना भी कर सकता है 10 लाख रुपए लेने से। यहाँ पर वाई इज पुट टू दी इलेक्शन। यहाँ पर वाई को इलेक्शन के लिए पुट कर दिया। उसको चुनाव करना है वाई को कि उसको 10 लाख रुपए अब लेने हैं या फिर नहीं लेने। अगर यहाँ पर वाई जो है 10 लाख रुपए जो एक्स दे रहा है वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको अपना हाउस वहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा जेड को। एंड अगर वाई जो है डिनाई कर देता है, डिसेंट कर देता है कि मुझे 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, तो वो जो 10 लाख रुपए हैं वो वापस एक्स को, जो ट्रांसफरर है यहाँ पे, एक्स जो है यहाँ पर ट्रांसफरर है, उसको वापस चले जाएंगे वो 10 लाख रुपए। तो ये हमको बिल्कुल अच्छे से समझ आया इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन में वाई को इलेक्शन के लिए पुट कर दिया गया। उसको चुनाव करना था कि वो 10 लाख रुपए लेगा या फिर नहीं लेगा। लेगा तो हाउस भी ट्रांसफ़र करेगा और नहीं लेगा तो वापस उसको एक्स को चले जाएंगे वो रुपये। अब इसमें एक और पॉइंट है जो इस सेक्शन हम 35 डिस्कस करेंगे। इसमें एक डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी का भी एक पॉइंट है, वो भी हम इस इलस्ट्रेशन में ही डिस्कस कर लेते हैं। अब वाई ने डिनाई कर दिया तो वो जो 10 लाख रुपए हैं वो एक्स को चले जाएंगे जो कि ट्रांसफरर है। इस इलस्ट्रेशन में ट्रांसफरी कौन है? ट्रांसफरी जो है जेड है। अब जैसे ही वो वाई डिनाई करता है कि मुझे नहीं चाहिए 10 लाख रुपये, मैं अपनी जो हाउस है वो ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, तो यहाँ पर जेड जो है वो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी बन जाएगा। क्योंकि जेड जो है यहाँ पर होप लगा के बैठा था कि वाई से जो मुझे हाउस आएगा, वाई का हाउस मैं अब ले लूँगा। तो यहाँ पर जेड जो है डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर ही हो गया। एंड जो जेड है यहाँ पर वो क्लेम कर सकता है एक्स से, जो कि ट्रांसफर से जो जेड है, जो ट्रांसफरी है, वो कंपनसेशन के लिए यहाँ पर क्लेम कर सकता है। तो ये जो हमने डिस्कस करा है यहाँ पर, ये इस सेक्शन 35 इलेक्शन वन नेसेसरी के फर्स्ट पैराग्राफ में यही चीज़ बोली गई है। आइए हम डायरेक्ट लैंग्वेज पर आते हैं। ये कह रहा है वेयर ए पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच ही हैज़ नो राइट टू ट्रांसफ़र। जहाँ पर एक पर्सन प्रोफेस करता है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा। प्रोफेस का मतलब एग्री होना, तैयार होना। एक पर्सन प्रोफेस करता है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए एंड वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए जिस पे उस पर्सन का कोई राइट नहीं है। उस पर्सन का कोई राइट नहीं है मतलब कि वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है। जो हमने पीछे इलस्ट्रेशन देखा वहाँ पर जो एक्स है, एक्स वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं था। वो तो वाई के पास गया था, वाई को उसने कहा था कि 10 लाख रुपए ले लो और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दो जेड को। ठीक है ना। यहाँ पर एक्स जो है ऑनर नहीं था प्रॉपर्टी का, उस एक्स का उस प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं था। आगे डायरेक्ट कह रहे हैं एंड एज ए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन कन्फर एनी बेनिफिट ऑन द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। पहले पर्सन प्रोफेस करता है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की जिस पे उसका कोई राइट नहीं है। एक्स जो है, एक्स ने सेम करा था एंड उसी ट्रांजैक्शन में क्या करता है वो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी पर एक बेनिफिट कन्फर करता है। यहाँ पर एक्स ने वाई पर एक बेनिफिट कन्फर करा था। जो वाई है वो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, उस पर 10 लाख रुपये उसने कहा था एक्स ने कि मैं आपको दूंगा। आगे लिख रखा है सच ऑनर मस्ट इलेक्ट आइडर टू कन्फर्म सच ट्रांसफर और टू डिसेंट फ्रॉम इट। तो वो जो ऑनर है, जो इलस्ट्रेशन हमने पीछे डिस्कस करा, जो वाई है, मस्ट इलेक्ट आइदर टू कन्फर्म सच ट्रांसफर, उसको कन्फर्म करेगा जो वाई है या फिर डिसेंट करेगा, फिर वो मना कर देगा। वो 10 लाख रुपये को कन्फर्म करेगा कि हाँ आने दो 10 लाख रुपये, या फिर उसको मना कर देगा जो वाई है। एंड इन द लेटर केस, एंड जब वो मना कर देता है जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, ही शेल रिलिंक्विश द बेनिफिट सो कन्फर्ड। वो जो बेनिफिट उसको मिला है उस ऑनर को, वो उस बेनिफिट को रिलिंक्विश कर देगा, वहीं पर छोड़ देगा। वो जो वाई को 10 लाख रुपए मिले हैं वो उसको छोड़ देगा।
एंड दी बेनिफिट सो relinquished shall revert to the transferor, एंड जो उसने बेनिफिट छोड़ा है, यहाँ पर वाई ने बेनिफिट छोड़ा है, वो वापस जो है ट्रांसफरर को चला जाएगा, वो वापस जो है एक्स को चला जाएगा या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को चला जाएगा, एज इफ इट हैड नॉट बीन डिस्पोज ऑफ, जैसे वहाँ पर डिस्पोज ऑफ हुआ ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ आया। आगे डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी की बात की गई है जो हमने पहले भी डिस्कस करा। सब्जेक्ट नेवरदलेस वेदर ट्रांसफर इज ग्रेटिट्यूस, ग्रेटिट्यूस ट्रांसफर कौन सा होता है, विदाउट कंसिडरेशन जो होता है, बिना कंसिडरेशन के जहाँ पे ट्रांसफ़र है, एंड जो ट्रांसफरर है वो इलेक्शन से पहले ही मर जाता है या फिर ऐसे हो जाता है कि वो फ्रेश ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता, इनकपेबल ऑफ मेकिंग ए फ्रेश ट्रांसफ़र, एंड इन ऑल दी केसेस वेदर ट्रांसफ़र इज़ फॉर कंसिडरेशन। तो पहला तो या फिर जो ट्रांसफ़र है वो विदाउट कंसिडरेशन है, एंड ट्रांसफरर जो है उसकी डेथ हो जाती है इलेक्शन से पहले या फिर वो इनकैपेबल हो जाता है। एंड हर उन केसेस में जहाँ पे ट्रांसफ़र जो है वो कंसिडरेशन के लिए था, जो हमने पीछे इलस्ट्रेशन डिस्कस करा उसमें जो ट्रांसफ़र है वो 10 लाख रुपये वो कंसिडरेशन के लिए था। टू दी चार्ज ऑफ मेकिंग गुड टू दी डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अटेम्प्ट टू ट्रांसफर टू हिम, तो वहाँ पर जो ट्रांसफरर है वो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को उतना ही अमाउंट जो है कंपनसेशन देगा, उस पर जो ट्रांसफरर पर जो एक्स पर उतना ही चार्ज लग जाएगा जितनी वैल्यू की वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का अटेम्प्ट कर रहा था। मतलब यहाँ पर एक्स पर जो है कंपनसेशन हो जाएगा जेड को देने के लिए जितनी प्रॉपर्टी, जितने वैल्यू की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना की कोशिश कर रहा था। ये जो प्रोविज़न आपको थोड़ा सा गलत लग रहा होगा, बट यहाँ पर ये प्रोविज़न दे रखा है तो हमको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमको बिल्कुल अच्छे से समझ आया। इस जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, इसका एक फाउंडेशन है कि जो पर्सन बेनिफिट ले रहा है तो उसको बर्डन भी बियर करना होगा। अगर वाई जो है इस इलस्ट्रेशन में एक्स से बेनिफिट ले लेगा तो उसको अपनी प्रॉपर्टी को भी देना पड़ेगा, उसको ये बर्डन भी बियर करना पड़ेगा। तो आइए चलिए जो इस डायरेक्ट में इलस्ट्रेशन दे रखा है वो समझते हैं। द फॉर्म ऑफ सुल्तानपुर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सी एंड वर्थ 800। जो फार्म ऑफ सुल्तानपुर में एक फार्म है वो सी की प्रॉपर्टी है एंड उसकी वैल्यू 800 रुपये है। ए बाय एन इंस्ट्रूमेंट गिव प्रोफेसर्स टू ट्रांसफर इट टू बी गिविंग बाय सेम इंस्ट्रूमेंट 1000 टू सी। ए जो है प्रोफेस हो जाता है, एग्री हो जाता है कि वो जो सुल्तानपुर का फार्म है वो बी को वो ट्रांसफ़र करेगा, गिविंग बाय सेम इंस्ट्रूमेंट 1000 टू सी, एंड उसी जो सेम ट्रांजैक्शन में सेम इंस्ट्रूमेंट में वो 1000 रुपये देगा सी को। तो यहाँ पर ए जो है ट्रांसफरर हो गया एंड सी को इलेक्शन पे पुट कर दिया गया है। सी को चुनाव करना है कि उसने 1000 रुपये लेगा या फिर नहीं लेगा जो सी है। अगर यहाँ पर सी 1000 रुपये ले लेता है तो वो प्रॉपर्टी को जो फार्म है सुल्तानपुर का वो बी को चला जाएगा। पर यहाँ पर क्या करता है सी इलेक्ट टू रिटेन दी फॉर्म। सी चुनाव करता है कि मुझे अपना फार्म चाहिए, मुझे 1000 रुपये नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वो जो 1000 रुपये हैं वो वापस ट्रांसफरर को चले जाएंगे, सी को नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी का जो हमने पहले डिस्कस करा उसकी लाइन लिख रखी है। इसी केस में क्या हो, ए जो है इलेक्शन से पहले उसकी डेथ हो जाए, मतलब उसने सी के पास गया हो, सी को थोड़ा टाइम दे रखा हो 5-6 दिन का, और उससे पहले ही ए की डेथ हो जाए, सी के इलेक्शन करने से पहले ही। हिज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट आउट ऑफ 1000 पे 800 टू बी। तो उसके रिप्रेजेंटेटिव, पीछे बैरेक्ट में भी लिख रखा था ही और हिज रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांसफरर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, 1000 रुपये में से 800 रुपये वहाँ पर बी को देंगे, बिकॉज बी यहाँ पर डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर है, उसको कंपनसेशन देना होगा। तो ये हमारा यहाँ पर इलस्ट्रेशन तक डिस्कस हुआ कि काफ़ी लाइंस लिख रखी हैं, इसमें काफ़ी लंबा सेक्शन है, एक एक करके लाइन को हम डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। द रूल इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन अप्लाइज वेदर द ट्रांसफरर डज और डज नॉट बिलीव दैट विच ही प्रोफेसेस टू ट्रांसफर टू बी इज ऑन। तो जो पहले पैराग्राफ में जो रूल दिया गया है, जो भी पीछे रूल दिया गया है, हमने डिस्कस किया है, तो ये अप्लाई होगा बेशक जो ट्रांसफरर है बिलीव करता है या फिर नहीं करता कि जिस प्रॉपर्टी को जो ट्रांसफरर है एग्री हो रहा है ट्रांसफ़र करने के लिए, बेशक वो बिलीव करे या फिर ना करे कि उसकी खुद की है, वो ट्रांसफ़र कर सकता है वहाँ पर, उसके बिलीव करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड यही बात फर्स्ट लाइन में इसकी बोल रखी है कि पर्सन इज़ नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी टू विच ही हैज़ नॉट राइट टू ट्रांसफर। उसका राइट ही नहीं है, वो ट्रांसफ़र तब भी कर सकता है, बिलीव करे या फिर ना करे तब भी वो कर सकता है ट्रांसफ़र। सेकेंड लाइन है पर्सन टेकिंग नो बेनिफिट डायरेक्टली अंडर ट्रांजेक्शन बट डायराइविंग ए बेनिफिट अंडर डायरेक्टली नीड नॉट इलेक्ट। तो जिस पर्सन को डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिल रहा उस ट्रांजैक्शन में, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट करने की वहाँ पर। अगर उस पर्सन को, उस ऑनर को, पर्सन कौन है यहाँ पर, ऑनर की बात की जा रही है, अगर उसको इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट करने की। हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, मान लीजिए वही इलस्ट्रेशन है पर एक्स क्या करता है यहाँ पर 10 लाख रुपये आके वाई के बेटे को दे देता है एंड वाई को कहता है कि मैं आपको 10 लाख रुपये आपके बेटे को दे रहा हूँ, क्या आप अपना घर जो है ट्रांसफ़र करेंगे जेड को।
तो यहाँ पर वाई जो है, वाई को इलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई विल नॉट बी पुट टू इलेक्शन फॉर नथिंग इज बीइंग गिवन टू वाई, क्योंकि वाई को कुछ दिया ही नहीं गया, वाई के बेटे को दिया गया है। वो जो बेनिफिट है वो वाई के बेटे को, वो इनडायरेक्टली वाई को दिया जा रहा है, वो डायरेक्टली नहीं दिया जा रहा, तो वाई जो है यहाँ पर इलेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट जो लाइन है, पर्सन हु इन हिज ओन कैपेसिटी टेक ए बेनिफिट अंडर द ट्रांजेक्शन में इन अनदर डजंट देयर। इस लाइन का मतलब है कि कोई एक पर्सन एक कैपेसिटी में तो एक बेनिफिट को एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरी कैपेसिटी में वो उस बेनिफिट को डिसेंट कर सकता है, वो उस बेनिफिट को लेने से मना कर सकता है। अगर हम ऊपर वाला एग्जांपल यहाँ पर अप्लाई करें तो x जो है आता है y के पास एंड y के बेटे को 10 लाख रुपए दे देता है, ठीक है। y कौन है? y जो है अपने बेटे का गार्डियन है। अब y की यहाँ पर दो कैपेसिटी हैं, एक तो y की इंडिविजुअल कैपेसिटी है एंड दूसरा वो जो अपने बेटे का वो गार्डियन है। यहाँ पर x ने आके y के बेटे को 10 लाख रुपए का गिफ्ट दिया है एंड y जो है अपने बेटे का गार्डियन है, तो वो जो y है वो जो 10 लाख रुपए अब उसके बेटे को मिले हैं वो उस 10 लाख रुपीज़ को रख सकता है एंड अपनी प्रॉपर्टी भी अपने पास ही रख सकता है, क्योंकि y के बेटे को गिफ्ट मिला था एंड y जो है अपने बेटे का गार्डियन है। अपने गार्डियन के बेसिस पर वो उस अपने बेटे से 10 लाख रुपए ले सकता है। वाई की जो कैपेसिटी है वहाँ पे अपने बेटे के गार्डियन की है, तो वो बेनिफिट को ले सकता है एंड उसी ट्रांजैक्शन में अपने जो प्रॉपर्टी देने को डिसेंड कर सकता है। ये जो है ये लाइन बोल रही है। आगे जो है एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द लास्ट प्रीसीडिंग फोर रूल, जो ऊपर हमने रूल्स पढ़े उसका जो है एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या कह रहा है? ये एक्सेप्शन कह रहा है कि जहाँ पे एक बेनिफिट दिया गया है, एक पर्सन को बेनिफिट दिया जा रहा है उस ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी को, एंड ये साफ साफ बोला गया है कि वो जो बेनिफिट है वो सामने वो जो ऑनर है उसकी प्रॉपर्टी के बदले में इन ल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी दिया जा रहा है। तो वहाँ पे वो जो ऑनर है अगर वो क्लेम कर लेता है अपनी प्रॉपर्टी, वो कहता है मैंने नहीं देनी अपनी प्रॉपर्टी जो है, तो वो जो बेनिफिट उसको दिया है वो उसको रिलिंक्विश करेगा, पर वो जो अदर बेनिफिट मिले हैं उस ट्रांसफ़र में वो उसको रख लेगा। वो जो ऑनर है उसको अगर उस ट्रांजेक्शन में और बेनिफिट्स मिले हैं तो वो उसको रख लेगा। इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। वही इलस्ट्रेशन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मान लीजिए x आता है y के पास, x y को 10 लाख रुपए गिफ्ट करता है और एक हाउस गिफ्ट करता है, ठीक है। और उसी ट्रांजैक्शन में ये कहता है y को कि अपना जो हाउस है वो z को ट्रांसफ़र कर दो इन ल्यू ऑफ 10 लाख रुपीज़, कि जो मैं तुमको जो x है वो दो चीज़ें दे रहा है, यहाँ पर 10 लाख रुपए भी दे रहा है और एक हाउस भी दे रहा है। तो x कहता है जो मैं तुमको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ ना, इसके बदले में अपना हाउस z को ट्रांसफ़र कर दो। अब यहाँ पर मान लीजिए y जो डिसेंड कर देता है, वो क्लेम कर लेता है प्रॉपर्टी अपनी। y कहता है मुझे नहीं करनी, मुझे इलेक्ट ही नहीं करना, यहाँ पर y मना कर देता है। तो y जो है यहाँ पर 10 लाख रुपए जो मिल रहे थे वो तो रिलिंक्विश कर देगा, क्योंकि x ने बोला था कि इन ल्यू ऑफ 10 लाख रुपीज़ इन मेरे जो 10 लाख रुपए दे रहा हूँ उसके बदले में आपको हाउस ट्रांसफ़र करना है। पर x ने यहाँ पे दो चीज़ दी थी y को, एक 10 लाख रुपए का गिफ्ट दिया था, एक हाउस गिफ्ट दिया था। तो यहाँ पर जो हाउस गिफ्ट मिला था y को, ही इज़ नॉट बाउंड टू रिलिंक्विश दैट बेनिफिट। यहाँ पर वो जो y है वो उस हाउस को रिलिंक्विश करने के लिए बाउंड नहीं होगा, बट ओनली 10 लाख रुपीज़, बस वो जो 10 लाख रुपए हैं वो रिलिंक्विश वो छोड़ेगा वहाँ पर वो जो y है, क्योंकि वहाँ पर एक्सप्रेस तरीके से x ने आके कहा था कि जो 10 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ इसके बदले में आपने जो z को ट्रांसफ़र करना है अपना हाउस। एंड यही जो है डायरेक्ट में बोला हुआ है कि इफ़ सच ओनर क्लेम दी प्रॉपर्टी, यहाँ पर y ने कह दिया कि मुझे नहीं करना, मुझे क्लेम करना अपनी प्रॉपर्टी, ही मस्ट रिलिंक्विश द पर्टिकुलर बेनिफिट। तो वो जो पर्टिकुलर बेनिफिट है, कौन सा बेनिफिट, कौन सा पर्टिकुलर, जो इन ल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जो उसके बदले में उस प्रॉपर्टी के, जो y की जो प्रॉपर्टी उसके बदले में मिल रहा था, उसको 10 लाख रुपए तो रिलिंक्विश छोड़ने पड़ेंगे, बट ही इज़ नॉट बाउंड टू रिलिंक्विश एनी अदर बेनिफिट कन्फर अपॉन हिम बाय द सेम ट्रांजेक्शन। पर वो और जो बेनिफिट मिल रहे थे उसको रिलिंक्विश, उसको छोड़ने के लिए वो वहाँ पर बाउंड नहीं है। जो y है, वो जो हाउस जो x दे रहा है उसको छोड़ने के लिए बाउंड नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन हुआ। आगे जो ये 3 पैराग्राफ दे रखे हैं एक्सेप्टेंस से लेकर जो इलस्ट्रेशन तक, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। डायरेक्ट तो आपके पास सबके पास होगा ही, वो खोल लीजिए, पर मैं यहाँ सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा वो। आगे जो ये डायरेक्ट है वो बात कर रहा है मोड ऑफ इलेक्शन के बारे में, जो एक्सेप्टेंस ऑफ द बेनिफिट बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज़ कन्फर्ड। ये यहाँ से लेकर हम इलस्ट्रेशन तक इसको सिंप्लीफाई करके समझेंगे, काफ़ी सही से समझ आएगा यहाँ पर। तो ये बात कर रहे हैं मोड ऑफ इलेक्शन के बारे में, मतलब कि जो मान लीजिए जो ऑनर है उसके पास इलेक्शन की पावर आ जाती है कि अगर वो इलेक्ट करे उसको बेनिफिट लेना है या फिर छोड़ना है, उसकी मर्जी होती है। तो यहाँ पर ये बात करें मोड क्या होगा उसका, वो जो चॉइस है उस पर्सन की, वो जो ऑनर है उसकी चॉइस जो है एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। वो जो इलेक्शन जो है एक्सप्रेस वर्ड से भी कर सकता है, इम्प्लाइड तरीके से भी कर सकता है। जहाँ पर एक्सप्रेस वर्ड से करेगा तो बिल्कुल फाइनल होगी, पर वो जो मान लीजिए जो ऑनर है, किसी को जो y है, x जाता है y के पास,
तो वाई जो है बेनिफिट तो रख लेता है पर कुछ बोलता नहीं है। तो वो जो होगी वो क्या होगी, वो उसके बारे में बात कर रहा है। वो जो प्रजम्पशन क्या होगी, जब वो 10 लाख रुपए मान लीजिए वाई ने रख लिए पर कुछ बोला नहीं वहाँ पर, तो वहाँ पर ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो जो ऑनर है उसने ट्रांजैक्शन के फेवर में इलेक्ट किया हुआ है। वो जो ऑनर है वो भी यही चाहता है कि ट्रांजैक्शन हो, पर वहाँ पे दो चीज़ प्रेजेंट होनी जरूरी है। क्या? ही इज़ अवेयर ऑफ हिज ड्यूटी टू इलेक्ट। वो जो ऑनर है वो अवेयर होना चाहिए अपनी ड्यूटी टू इलेक्ट, जो उसकी इलेक्शन की ड्यूटी है उससे अवेयर होना चाहिए। दूसरा, इफ़ ही वेव्स इंक्वायरी अंडर द सर्कमस्टांस। इसका मतलब है, इस दोनों पॉइंट्स का मतलब है कि जहाँ पर ऑनर, जो प्रॉपर्टी का ऑनर है उसके पास पूरी नॉलेज है, उसको सर्कमस्टांस की पूरी नॉलेज है एंड वो अवेयर है अपनी ड्यूटी से कि हाँ मुझे इलेक्ट करना है, वो उस सर्कमस्टांस में अगर एक्सेप्ट कर लेता है उस बेनिफिट को, तो ये मान के चलेंगे कि उसने उस ट्रांजैक्शन के फेवर में चूज़ करा है। ठीक है, वो अगर मान लीजिए एक्स जो है वाई के पास जा रहा है, एक्स 10 लाख रुपए दे रहा है वाई को एंड वाई जो है एक्सेप्ट कर ले उन 10 लाख रुपए को पर कुछ बोले ना। अगर यहाँ पर वाई को उस सर्कमस्टांस का सभी का पता है कि किस लिए ये 10 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, उसको पता है वाई को कि मेरे पास ड्यूटी है इलेक्ट करने की, तो वहाँ पर ये मान के चलेंगे कि वाई ने चूज़ करा है इन फेवर ऑफ द ट्रांजेक्शन, कि वाई भी चाहता है कि ट्रांजेक्शन हो, मुझे 10 लाख रुपए मिले और मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है वो जेड को दे दूँ। तो यहाँ तो अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ तक तो मान के चलेंगे कि जो ट्रांजेक्शन के फेवर में है प्रिजम्पशन। एंड वो जो ट्रांजेक्शन है वो फाइनलाइज कब होगा, कब वो फाइनल हो जाएगा कि हाँ ट्रांजेक्शन 100% हो गई है, वो इन दो सर्कमस्टांसेस में ये जो प्रिजम्पशन है बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। कब? जहाँ पर 2 ईयर एन्जॉयमेंट हो जाए, जहाँ पर जो ओनर है उसने एन्जॉय कर लिया बेनिफिट फॉर 2 ईयर विदाउट डूइंग एन एक्ट टू एक्सप्रेस डिसेंट। मतलब मैं इलस्ट्रेशन देता हूँ कि मान लीजिए एक्स जो है वाई के पास गया कि 10 लाख रुपए ले लो और 10 लाख रुपए का गिफ्ट दे रहा हूँ नहीं, और आप अपनी प्रॉपर्टी जो है जेड को ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ पर वाई ने कुछ नहीं बोला, वाई ने 10 लाख रुपए रख लिए, ठीक है, और कुछ नहीं बोला। अब वहाँ पर जब वो वाई जो है वो 2 साल तक उन 10 लाख रुपयों को रख लेगा, उन 10 लाख रुपीज़ को जब वो वाई 2 साल तक रख लेगा और कोई भी एक्सप्रेस तरीके से मना नहीं करेगा, तो यहाँ पर वो जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और सेकेंड जो है इम्पॉसिबिलिटी, जहाँ पर ऑनर ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे इम्पॉसिबल हो गया है कि पार्टीज़ को हम सेम पोजीशन में रख सकें। जो पहले पार्टी इंटरेस्टेड है उस ट्रांजैक्शन में, जो पार्टी इंटरेस्टेड है उनको सेम कंडीशन में रखा जा सके, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऑनर ने ऐसा कुछ काम कर दिया है। इसमें जो है बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशन दे रखा है, ए ट्रांसफर टू बी एन एस्टेट टू विच सी इज एंटाइटल। मतलब ए जो है सी के पास जाता है एंड वो कहता है कि जो बी को अपनी एस्टेट ट्रांसफ़र कर दो, एंड ए को कहता है कि एज ए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन गिव्स सी ए कॉल माइन, कि मैं आपको एक कॉल माइन दूंगा, आप जो है वो ए जो है सी को कहता है आप जो है बी को अपनी एस्टेट दे दो। तो यहाँ पर सी टेक्स द पोजीशन ऑफ द माइन एंड एग्जॉस्टेड, सी जो है कॉल माइन रख लेता है। सी ने वहाँ पे एक्सप्रेस तरीके से कुछ नहीं बोला है, इम्प्लाइडली वो रख लेता है एंड वो जो एग्जॉस्ट कर देता है उसको ख़त्म कर देता है। मान लीजिए उसकी कॉल माइन जो है जल जाती है या फिर वो सी जो है कॉल माइन को बेच देता है, कुछ भी लगा लीजिए एग्जॉस्टेड में, तो यहाँ पर वो जो कॉल माइन थी वो वापस तो आ नहीं सकती है के पास, तो इम्पॉसिबल हो गया वापस उन पार्टीज जो इंटरेस्टेड है उसमें सेम पोजीशन में रखना, क्योंकि जो ओनर है जो सी है उसने एक ऐसा उनका काम कर दिया है जिससे इम्पॉसिबल हो गया कि वापस पार्टी सेम पोजीशन में आए। तो ये यहाँ पर जैसे ही वो एग्जॉस्ट करता है उस कॉल माइन को, ये कन्फर्म हो जाता है कि जो सी के स्टेट है वो बी को ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ तक समझ आया हमको। आगे जो है 2 पैरा रह गए हैं, उसमें से फर्स्ट जो है कह रहा है इफ़ ही डज नॉट विद इन 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर सिग्निफाइड टू द ट्रांसफरर और हिज रिप्रेजेंटेटिव हिज इंटेंशन टू कन्फर्म और डिसेंट। मतलब कि इफ़ ही डज नॉट, कौन जो ऑनर है 1 साल जब ऑनर को वो बेनिफिट कन्फर हो गया, मान लीजिए वाई एक्स आया और वाई को उसने वो 10 लाख रुपए दे दिए, कुछ बोला नहीं, एक्सप्रेस तरीके से कुछ बोला नहीं वाई ने, उसने वो 10 लाख रुपए रख लिए। अब 1 साल हो गया 10 लाख रुपए रखे हुए उस ऑनर को, उस वाई को, एंड उसने जो वाई ने ट्रांसफरर को मतलब एक्स को कोई भी चीज़ नहीं कही, ना कन्फर्म करा ना डिसेंट करा, एक्सप्रेस तरीके से वाई ने ये कहा ही नहीं कि मैं बेनिफिट रखना चाहता हूँ, मैं प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद जो ट्रांसफरर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, जो ट्रांसफरर और जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अपॉन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड 1 साल के बाद रिक्वायर हिम टू मेक हिज इलेक्शन, वो कहेंगे वाई को, उस ऑनर को कि इलेक्शन करो, कि अब चुनाव करो, आपको बेनिफिट रखना है या फिर डिसेंट करना है। एंड इफ़ ही डज नॉट कंप्लाई विद सच रिक्वेजिशन, अगर जो है वाई जो है वो कंप्लाई नहीं करता, वो जो ऑनर है वो कंप्लाई, वो उस जो उन्होंने कहा है ट्रांसफर ने या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव ने,
वो उस चीज़ को नहीं मानता विद इन अ रीजनेबल टाइम, देन ही शेल बी डीम्ड टू हैव इलेक्टेड टू कंफर्म द ट्रांसफर। तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो ओनर है उसने उस ट्रांसफ़र को कंफर्म कर लिया है। मतलब ये मान लिया जाएगा वाई ने जो है उस ट्रांसफ़र को कंफर्म कर लिया कि हाँ वो चाहता है कि ट्रांसफ़र हो जाए, वो बेनिफिट को उसने रख लिया ना, वो अपनी प्रॉपर्टी जेड को देना चाहता है। लास्ट जो इसका 9th पैरा है वो कह रहा है कि इन केस ऑफ डिसेबिलिटी द इलेक्शन शैल पोस्टपोन अंटिल द डिसेबिलिटी सीजेस और अंटिल इलेक्शन इज मेड बाय सम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब ये कह रहा है कि इन केस ऑफ एनी डिसेबिलिटी किसको हो गई, ओनर को हो गई। यहाँ पर जो वाई है मान लीजिए इस इलस्ट्रेशन में उसको कोई डिसेबिलिटी होगी। डिसेबिलिटी जैसे कि मान लीजिए वाई जो है माइनर हो सकता है, या फिर वाई जो है इडियट हो जाए, वो पागल हो जाए, लुनेटिक हो जाए, तो इलेक्शन जो है पोस्टपोन्ड हो जाएगा जब तक वो डिसेबिलिटी जाती नहीं है। मान लीजिए वो लुनेटिक हो गया, तो जब तक उसकी वो जो इंसैनिटी वो नहीं जाएगी तब तक वो जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा। और अनटिल द इलेक्शन इज मेड बाय सम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसके जो पेरेंट्स हो गए या फिर कोई उसका गार्डियन हो गया, वो जब तक जो है इलेक्शन नहीं करेगा कि उसको वो 10 लाख रुपए रखने हैं या फिर नहीं रखने, तब तक वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा वो जो इलेक्शन है। तो ये हमारा सेक्शन 35 हो गया कंप्लीट यहाँ पर। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। एंड इससे पहले की जितनी वीडियोस हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियोज़ देखनी है तो आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कीजिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।